नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में फिजिक्स का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। और आज का चैप्टर है विद्युत चुंबकीय और यांत्रिक तरंग। सबसे पहले तरंग के बारे में देखते हैं। तरंग में किसी माध्यम में एक विक्षोभ जो कणों की शुद्ध गति के बिना ऊर्जा वहन करता है कहलाता है। किसी माध्यम में एक विक्षोभ जो कणों की शुद्ध गति के बिना ऊर्जा वहन करता है कहलाता है तरंग गति। तरंग का जो इंग्लिश क्या होता है वो वेव होता है। माध्यम के कण की गति की दिशा उसके तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर होती है, वो है अनुदैर्ध्य तरंग। माध्यम के कण की गति की दिशा उसके तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर होती है, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ये बिहार एसआई में भी पूछा गया था। इस बार बिहार एसआई जो 2023 में हुआ था उसमें पूछा गया था ध्वनि तरंग ये क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा के लंबता दिशा में दोलन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा के लंबता दिशा में दोलन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। पानी की सतह पर तरंग होती है, कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। पानी की सतह पर तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। जिस माध्यम में कोई तरंग फैलती है उसके किसी कण का उसकी मध्य स्थिति से चरम स्थिति तक अधिकतम विस्थापन होता है, कहा जाता आयाम। क्या होता है? आयाम कहा जाता है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। एसआई इकाई जो होता है वो मीटर होता है। ध्वनि घनत्व या दबाव भिन्नता के रूप में फैलती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरह जा रहा है, जहाँ पर ये जो है वो क्या है? गर्त है, और ये जो है वो क्या है? श्रिंग है। क्या है? श्रिंग है। श्रिंग और गर्त, जिसे क्रेस्ट और गर्त भी कहते हैं। औसत घनत्व या दबाव जो है वो क्या है? ये है। और इन दो के बीच में दो श्रिंग या क्रेस्ट या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। तरंग का सबसे ऊंचा भाग जो होता है वो शिखा होता है। क्या है? तरंग का सबसे ऊंचा भाग शिखा होता है। तरंग का सबसे निचला भाग जो होता है वो क्या होता है? गर्त होता है। दो लगातार शिखरों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी जो होता है वो तरंगदैर्घ्य कहलाता है, लैम्डा, जिसका एसआई इकाई जो है मीटर है। दो गर्तों के बीच या दो लगातार शिखों के बीच की दूरी जो है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जब ध्वनि किसी माध्यम से यात्रा करती है तो प्रति इकाई समय में तरंग के दोलनों की संख्या जो होता है आवृत्ति कहलाती है। एसआई इकाई जो है हर्ट्ज पर सेकेंड है। हर्ट्ज पर सेकेंड है। जिस दर से कोई तरंग चलती है उसे कहते हैं तरंग गति। जिस दर से कोई तरंग है वेव चलती है उसे क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। भी से डिनोट करते हैं। आवृत्ति एफ से, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से, और गति को जो है वो भी के बीच संबंध है। तो भी बराबर जो होता है वो एफ लैम्डा होता है। क्या होता है? भी बराबर एफ लैम्डा। तो भी बराबर लैम्डा बाई टी हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर जो होता है वो 1 बाई टी होता है। तो ये जो फार्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो है दो लगातार शिखर है, दोनों के बीच का जो है वो क्या है? लैम्डा है। और यहाँ से लेके जो पूरा 360 डिग्री तक ये चलेगा वो क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। क्या है? फ्रिक्वेंसी एफ हो जाएगा। अब प्रसार का वेव जो है वो इस साइड में, तो भी है, एफ आवृत्ति हो गया, टी जो है वो क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। और टी बराबर जो होता है वो 1 बाई एफ होता है। वायु में ध्वनि की तरंग गति कितनी होती है? कई बार पूछा गया है कि वायु में ध्वनि की तरंग गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की तरंग गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किसी तरंग का आयाम, तरंगदैर्घ्य, अवधि और आवृत्ति सभी जो है वो तरंग के शिखर या गर्त की स्थिति में प्रभावित होते हैं। किसी तरंग का आयाम, तरंगदैर्घ्य, अवधि और आवृत्ति सभी तरंग के शिखर या गर्त की स्थिति में जो है वो प्रभावित होते हैं। अब आइए विद्युतीय चुंबक तरंगे देख लेते हैं। किन तरंगों को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? किन तरंगों को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो वह है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग को फैलने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है। किसी तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक प्रकार की क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक प्रकार की जो है अनुप्रस्थ तरंगे है। और ध्वनि कैसा है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्यान रखिएगा, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे। किस प्रकार की तरंगे निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10 के पावर जो है 8 मीटर पर सेकंड से चलती है? तो सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या है? सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य होती है 10 से 14 मीटर से लेकर 104 मीटर तक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में शामिल है गामा किरण, एक्सरे, पराबैंगनी किरण, दृश्यमान किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण और रेडियो किरण। ये सभी जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्यमान, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो। परमाणुओं के नाभिकों के विखंडन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? परमाणुओं के नाभिकों के विखंडन से कौन से? तो वो है गामा किरण। एक्सरे का उपयोग निम्न में से होता है? टूटी हुई हड्डियों को जांच करने के लिए, क्रिस्टल के अध्ययन में और मेटल डिटेक्टर में जो है एक्सरे का उपयोग किया जाता है।
त्वचा कैंसर के लिए किस प्रकार की किरणें जिम्मेदार है त्वचा कैंसर के लिए? तो वो है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रिटर के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है, यूवी का खोज किसके द्वारा? रिटर के द्वारा किया गया है। पराबैंगनी किरण का उपयोग निम्न में से होता है: जल के शोधन में, अदृश्य लिखाई में और नकली दस्तावेज का पता लगाने में होता है पराबैंगनी किरण का उपयोग। दृश्य प्रकार की खोज किसने की? दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? तो वो है न्यूटन ने। क्या है? न्यूटन ने खोज किया था। और पराबैंगनी किरणें से हम लोग को कौन सा रक्षा करता है? तो वो रक्षा करता है ओजोन लेयर। क्या है? ओजोन लेयर, जिसका फार्मूला होता है O3 होता है। दृश्यमान किरणों का उपयोग निम्न में से होता है। दृश्यमान किरणों का उपयोग निम्न में से होता है: परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। दृश्यमान किरणों का उपयोग होता है परावर्तन में, अपवर्तन में, व्यतिकरण में, विवर्तन में, ध्रुवन में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। इंफ्रारेड किरणों की खोज किसने की? तो इंफ्रारेड किरणों की खोज जो की है वो हर्शले ने। क्या है? हर्शेल ने। अवरक्त किरणों का उपयोग निम्न से होता है: टीवी रिमोट कंट्रोलिंग में, कोहरे और धुंध में, दूर तक देखने में, खराब मौसम में, फोटोग्राफी में। सूक्ष्म तरंग की खोज किसके द्वारा की गई? सूक्ष्म तरंग की खोज किसके द्वारा की गई? तो पर्सी स्पेंसर द्वारा। सूक्ष्म तरंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूक्ष्म तरंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लघु रेडियो तरंग के नाम से। सूक्ष्म तरंग का उपयोग किन उपकरणों में किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किन उपकरणों में? तो रडार, सैटेलाइट, माइक्रो ओवन में। रडार, सैटेलाइट और माइक्रो ओवन में सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है: रेडियो डिटेक्शन एंड रैंजिंग। क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंजिंग। रेडियो तरंग की खोज की गई मार्कोनी के द्वारा। किसके द्वारा? मार्कोनी के द्वारा। रेडियो तरंग का उपयोग निम्न में से होता है: रेडियो और दूर संचार में होता है। यदि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति जो है वो म्यू है और तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा जो बराबर होगा E बराबर होगा SC बाई लैम्डा। और जहां म्यू जो है वो C बाई क्या है? लैम्डा है। तो C प्रकाश का वेग हो जाएगा। H जो है प्लैंक स्थिरांक है, जिसका मान होता है 6.63 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। 6.63 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। इसका मान पूरे याद रखें, डायरेक्ट भी कभी कभी रेलवे में ये पूछ लिया जाता है। H का जो मात्रक होगा E बराबर H न्यू, H बराबर E बाई क्या होगा? न्यू होगा। E का जो मान होता है यूनिट इसका क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बटा जो हो जाएगा पर सेकेंड होगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी H का मात्रक जूल सेकेंड होगा। किस तरंग में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो गामा किरणें में, क्योंकि इसकी आवृत्ति जो है वो क्या होती है? उच्च होती है। अब आइए देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग जो है आवृत्ति ऊर्जा को बढ़ता क्रम है। तो यहाँ पर जो होगा सबसे कम जो है वो रेडियो का, उसके बाद सूक्ष्म का ज़्यादा है, उससे ज़्यादा अवरक्त का है, उससे दृश्य, उससे पराबैंगनी है, उससे ज़्यादा एक्स का है, उसके बाद जो है वो गामा का है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो सबसे ज़्यादा है आवृत्ति इसका गामा का और सबसे कम रेडियो का। अगर ये जो दृश्य है उसका अगर हम देख लेते हैं तो उसमें सबसे कम जो है आवृत्ति लाल का है और सबसे ज़्यादा जो है वो बैगनी का है ना, बैगनी का है। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं, बैजानी पिनाला करके भी याद सकते हैं। जा से जामुनी या इंडिगो जो है एक ही कलर है, तो ये बैजानी पिनाला करके नाम रख सकते हैं, लेकिन बढ़ते हुए क्रम जो है वो इस साइड में है। नेक्स्ट देखते हैं यांत्रिक तरंग के बारे में। जिन तरंगों को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंग कहलाती है। क्या है? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है जल तरंगे, ध्वनि तरंगे और स्प्रिंग तरंगे। ये सब जो है यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है। कौन सी तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हो सकती है? तो वो है यांत्रिक तरंग। अनुप्रस्थ भी हो सकता है और अनुदैर्घ्य भी हो सकता है। अब जल में जो अगर कोई पत्थर मारेंगे तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होगा वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य जो है वो दोनों होगा। ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है, लेकिन ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ना कि दोनों है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य जो है वो दोनों नहीं है। यांत्रिक तरंगों का माध्यम में संचरण किस कारण संभव होता है? तो प्रत्यास्थता और जड़त्वता के कारण। प्रत्यास्थता और जड़त्वता के कारण। यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो सभी यांत्रिक तरंगों की ध्वनि सुनी नहीं जा सकती है। इस आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन सा 3 श्रेणी में? तो श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य है। मनुष्यों के सुनने का श्रव्य सीमा जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। 20 से 20,000 से 5 वर्ष से कम के बच्चे तथा कुछ जानवर जैसे कुत्ते तक ध्वनि सुन सकते हैं, तो 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। कितना? 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले यांत्रिक तरंग जो होती है वो अपश्रव्य तरंग होती है। क्या होती है? अपश्रव्य तरंग होती है। और किन तरंगों को मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता है? तो अपश्रव्य तरंग नहीं सुना जा सकता। गेंडा, हाथी और व्हेल जैसे कुछ जानवर जो है वो अपश्रव्य तरंग उत्पन्न और संचारित करते हैं। अपश्रव्य यानी 20,000 हर्ट्ज से कम करते हैं। कुछ जानवर भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये मुख्य आघात
तरंगों को शुरू होने से पहले कम आवृत्ति की अपसरभ तरंग जो उत्पन्न करते हैं, जो संस्था जानवरों को सचेत करती है। अगर भूकंप आने वाला हो तो उससे पहले जो तरंग निकलती है वो अपसरभ तरंग रहती है, जो मुख्यतः जानवरों को सचेत करती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगे प्रसरभ तरंग कहते हैं। 20,000 से जो ज्यादा है वो प्रसरभ तरंगे है। डॉल्फिन, चमगादड़ और कुत्ते जैसे जानवर द्वारा निर्मित यांत्रिक तरंग जो है वो प्रसरभ तरंगे है। कौन सी उच्च आवृत्ति तरंगे है जो बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथों पर यात्रा कर सकती है? वो है प्रसरभ तरंगे। कठिन पहुंच वाले स्थानों पर स्थित भागों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है प्रसरभ तरंगों को। कठिन पहुंच वाले स्थानों पर स्थित भागों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है प्रसरभ तरंगों को। इमारतों, पुलों, मशीनों और वैज्ञानिक उपकरणों जैसी बड़ी संरचनाओं के निर्माण में धातु ब्लॉकों में दरारें और खामियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कैसे? प्रसरभ तरंगों को। कैसे? प्रसरभ तरंगों को। इमारतों, पुलों, मशीनों और वैज्ञानिक उपकरणों जैसी बड़ी संरचनाओं के निर्माण में धातु ब्लॉकों में दरारें और खामियों को पता लगाने के लिए प्रसरभ तरंगों का उपयोग किया जाता है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो हृदय संबंधी है और शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है, तो वो है प्रसरभ तरंगों का उपयोग किया जाता है। आंतरिक अंगों की छवियों की मॉनिटर या फिल्म पर मुद्रित करने की प्रक्रिया को अल्ट्रासोनोग्राफी के रूप में जाना जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी किसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है, ताकि जन्मजात दोषों और विकास संबंधी असमानताओं को पता लगाया जा सके, तो वह है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें यूज होता है प्रसरभ तरंगे। क्या है? प्रसरभ तरंगे। किसका उपयोग गुर्दे में बनी छोटी छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है, जिन्हें मूत्र के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, तो वो है अल्ट्रासोनोग्राफी, प्रसरभ तरंगे। वह कौन सी युक्ति है जिसमें प्रसरभ तरंगों का उपयोग करके गहरे समुद्र में वस्तु को पता लगाने में किया जाता है? तो वो है सोनार। और सोनार का फुल फॉर्म तो जरूर पूछा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्रसरभ तरंगों में अधिकतम ऊर्जा क्यों संचित होती है? तो प्रसरभ तरंगों की आवृत्ति जो है अधिक और तरंग दैर्घ्य जो है कम होने के कारण। प्रसरभ तरंगों की जो है आवर्त जो है अधिक और तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण। अब आइए देखते हैं ध्वनि तरंग के बारे में। ऊर्जा का एक रूप जो कानों में सुनने की अनुभूति उत्पन्न करता है, ध्वनि तरंग जो है कहलाता है। जो वस्तुएं के कंपन से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ध्वनि तरंग। जो वस्तुएं के कंपन से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो ध्वनि तरंग जो है वो कहते हैं। वह कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में विचरण नहीं कर सकती है? तो वह है ध्वनि तरंग। निर्वात में विचरण नहीं कर सकता, ध्वनि तरंग। मानव में ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है स्वर रज्जु में कंपन के माध्यम से। पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है वो माध्यम जो है ठोस, तरल एवं गैस है। ध्वनि तरंग एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है। हवा में ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है? अनुदैर्घ्य तरंग। हवा में अगर ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है तो अनुदैर्घ्य तरंग होगा। लेकिन पानी की सतह पर ध्वनि तरंग कैसे विचरण करेगी? तो वो है अनुप्रस्थ तरंग। ये ध्यान रखिएगा कि अगर पानी की सतह पर है तो वो होगा अनुप्रस्थ। लेकिन अगर ठोस में ध्वनि तरंग विचरण करती है तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में कार्य करती है। यानी जो ध्वनि तरंगे है जो सिर्फ और सिर्फ जो है अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं होती है। अगर हवा जो है हवा में ध्वनि तरंग विचरण कर रहा है तो अनुदैर्घ्य होगा, पानी की सतह पर ध्वनि तरंग विचरण कर रहा है तो अनुप्रस्थ हो जाएगा, और ठोस में ध्वनि तरंग विचरण कर रहा है तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ जो है वो दोनों तरंगों के रूप में होगा। किसी ध्वनि की तीव्रता या कोमलता का बोध मुख्य रूप से कैसे होता है? किसी ध्वनि की तीव्रता या कोमलता का बोध मुख्य रूप से कैसे होता है? उसके आयाम से प्रभावित होता है। क्या होता है? उसके आयाम से जो है वो प्रभावित होता है। उच्च आयाम के कारण कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो तीव्र ध्वनि तरंग। तीव्र ध्वनि तरंग। तीव्र ध्वनि तरंग लंबी दूरी तय करती है क्योंकि इसमें उच्च ऊर्जा होती है। इसमें उच्च ऊर्जा होती है। ध्वनि तरंग का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिससे किसी वस्तु का कंपन कराया जाता है। किसी वस्तु का कंपन कराया जाता है। एक तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन पूरा करने में लिया गया समय जो है आवर्तकाल कहते हैं। एक तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन में पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहते हैं। आवर्त जो है आवृत्ति म्यू बराबर 1/t, जहाँ t आवर्तकाल होता है। यानी अगर यहाँ से कोई यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जाता है उसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। क्या है? आवर्तकाल बोलते हैं। उत्पन्न होने वाले कंपन की दर के आधार पर ध्वनि की गुणवत्ता को क्या कहा जाता है? उत्पन्न होने वाले कंपन की दर के आधार पर ध्वनि की गुणवत्ता को क्या कहा जाता है? तो वो है पिच कहा जाता है। विभिन्न आवृत्तियों के मिश्रण से एक क्रमबद्ध ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे संगीत कहा जाता है। जिसे संगीत कहा जाता है। एक ही आवृत्ति की ध्वनि तरंगे कहलाती है टोन। क्या है? एक ही आवृत्ति की ध्वनि तरंगे कहलाती है टोन। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है उसे नोट कहते हैं। क्या है? नोट कहते हैं। ध्वनि तरंग किसी माध्यम में कैसे यात्रा करती है? संपीड़न और विरलन की श्रृंखला के रूप में। संपीड़न और विरलन की श्रृंखला के रूप में। अनुदैर्घ्य तरंग में वह क्षेत्र जहां कण एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं संपीड़न क्षेत्र है। एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं संपीड़न क्षेत्र है। संपीड़न क्षेत्र में उच्च घनत्व और उच्च दबाव होता है। उच्च घनत्व और उच्च दबाव होता है। अनुदैर्घ्य तरंग में वह क्षेत्र जहां कण सबसे दूर होते हैं विरलन क्षेत्र है। क्या है? विरलन क्षेत्र कहलाते हैं। विरलन क्षेत्र में कम घनत्व और कम दबाव होते हैं। ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है।
समान भौतिक परिस्थितियों में किसी दिए गए माध्यम में सभी आवृत्तियों के लिए ध्वनि की गति लगभग समान होती है। ध्वनि की गति लगभग जो है समान होती है। ध्वनि की विशिष्ट गति पर निर्भर करती है उस माध्यम की विशेषताओं पर जिसमें वह यात्रा करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की गति प्रभावित होती है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति प्रभावित होती है माध्यम के तापमान से। माध्यम का तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति भी बढ़ती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वही 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति जो है वो 344 मीटर पर सेकंड है। ये कभी कभी जो है वो टेम्परेचर भी दिया हुआ रहेगा, जिससे पता करना होता है कि कौन सा सही होगा। जल्दीबाजी में हम लोग 332 मीटर पर सेकंड मार देते हैं, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है? तो ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद तरल में, उसके बाद गैस में। अप्रोक्सीमेट ठोस में जो है वो 5000 जो है मीटर पर सेकंड होता है, तरल में लगभग 1400 मीटर पर सेकंड होता है, और गैस में जो है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि तरंग का आयाम उस बल पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग का आयाम जो है उस बल पर निर्भर करता है जिससे किसी वस्तु को कंपन कराया जाता है। ध्वनि की गति माध्यम के किन कारकों पर निर्भर करती है? तो तापमान, घनत्व और लोच पर निर्भर करती है। ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। कहाँ चलती है? तो ठोस में, अधिक घनत्व के कारण। लोच जितनी अधिक होगी ध्वनि की गति उतनी अधिक होगी। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। क्या है? ध्वनि की गति बढ़ जाती है आर्द्रता बढ़ने से। दबाव बढ़ने या घटने से ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दबाव बढ़ने या घटने से ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि के वेग किसके कारण बढ़ता है? तो लोच बढ़ने के कारण। निर्वात की लोच शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का प्रसार नहीं होता है। यानी हमारे पास तो एक और बन गया प्रश्न, क्या है कि निर्वात में लोच कितना होता है? तो शून्य होता है। जैसे जैसे गैसों का आणविक भार बढ़ता है ध्वनि का वेग जो है वो कम हो जाता है। अब आइए डॉपलर प्रभाव के बारे में जानते हैं, डॉपलर इफेक्ट के बारे में जानते हैं। जब श्रोता और सोर्स के बीच सापेक्ष गति होती है तो सोर्स द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न होती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। कौन सा प्रभाव ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए सामान्य मान है? तो वो है डॉपलर प्रभाव के लिए सामान्य मान है। यदि कोई तारा पृथ्वी के निकट आ रहा है, उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर स्थानांतरित हो जाएगा, और यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग लाल की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। किस प्रभाव के कारण हो रहा है? तो ये प्रकाश का डॉपलर प्रभाव के कारण। किससे? प्रकाश के डॉपलर प्रभाव के कारण। बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है? प्रकाश के डॉपलर प्रभाव पर। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का अपवर्तन। क्या है? ध्वनि का जो है अपवर्तन कहलाता है। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। क्योंकि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ध्वनि की गति किन दिनों में अधिक होती है? तो शुष्क दिनों की तुलना में आर्द्र या बरसात के दिनों में जो है वो अधिक होती है। ध्वनि का व्यतिकरण के अगर बारे में जानते हैं तो जब लगभग समान आवृत्ति समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर आरोपित होती है तो कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिक होती है और कुछ स्थानों पर तीव्रता शून्य हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है ध्वनि का व्यतिकरण। क्या है? ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। कभी कभी जहाज की स्थिति समुद्र में नहीं मिल पाती है क्योंकि जहां तीव्रता शून्य होती है वहां ध्वनि की विनाशी व्यतिकरण होता है। मौन क्षेत्र का निर्माण किसके कारण होता है? तो विनाशकारी ध्वनि का विनाशी व्यतिकरण के कारण होता है। प्रतिध्वनि अक्सर सुनने में आता है। प्रतिध्वनि ध्वनि की इस अस्थायित्वता के परिणाम स्वरूप बार बार होने वाले परिवर्तन को प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि कहा जाता है। ध्वनि तरंगों के परिवर्तन से उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति कहलाती है प्रतिध्वनि। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच आवश्यक न्यूनतम समय अंतराल क्या है? तो 0.1 सेकंड। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच आवश्यक न्यूनतम समय अंतराल क्या है? 0.1 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 17 मीटर होनी चाहिए, लगभग 16.6 मीटर। ध्वनि की अनुभूति हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। 0.1 सेकंड तक। अनुरणन ध्वनि स्रोत के समाप्त हो जाने के बाद भी ध्वनि की गूंज का कायम रहना क्या कहलाता है? तो अनुरणन कहलाता है। किन तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोध की आवश्यकता होती है? तो वह है ध्वनि तरंग का। प्रतिध्वनि या अनुरणन को कम करने के लिए सभागार की छत और दीवारों को आमतौर पर जो है ध्वनि अवशोषक सामग्री से ढक दिया जाता है। कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतें किस प्रकार जो है वो डिजाइन की जाती है ताकि ध्वनि परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंच सके? तो वो है घुमावदार। मेगाफोन या लाउड जो हेलर, हॉर्न, तुरही और शहनाई जैसे संगीत वाद्यंत्र सभी को किस प्रकार डिजाइन किया गया है? तो ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया जाता है। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण क्या है? तो वो है स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप है। ध्वनि तरंगों के उत्पादन एवं प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्वनिकी कहा जाता है। ध्वनिकी कहा जाता है। मनुष्य के कान का कौन सा भाग
प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन करता है? तो कर्णपटह झिल्ली, कर्णपटह झिल्ली। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? कौन सा जो है उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन। अब आइए जानते हैं मैक संख्या के बारे में कि मैक संख्या क्या है। कभी कभी सुने होंगे कि रॉकेट का जो स्पीड है इतना मैक संख्या है। तो जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे किस गति से यात्रा करना कहा जाता है? तो सुपरसोनिक। ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे किस गति से यात्रा करना कहा जाता है? सुपरसोनिक कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न शॉक तरंगे। इन शॉक तरंगों से उत्पन्न होने वाले बहुत तेज और तेज ध्वनि जो है वो है सोनिक बूम, सोनिक बूम। ध्वनि हवा में 332 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। इस प्रकार जो है वो 1 सेकंड में 332 मीटर की दूरी विक्षोभ द्वारा तय की जाती है। कम पिच वाली ध्वनि की आवृत्ति भी कम होती है। कम पिच वाली ध्वनि की आवृत्ति कम होती है। तेज आवाज और सुनने में बहुत अप्रिय शोर कहलाता है। तेज आवाज हो और सुनने में बहुत अप्रिय लग रहा हो, शोर कहलाता है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवीकरण नहीं होता है क्योंकि वे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवीकरण नहीं होता है क्योंकि वह अनुदैर्घ्य तरंग है। विमान की गति निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैक संख्या का। मैक संख्या, मैक संख्या जो कहते हैं विमान की गति बटा ध्वनि की गति, विमान की गति बटा ध्वनि की गति। तो मैक संख्या है बराबर ध्वनिक विमान। मैक संख्या जो है बराबर 1 है तो मैक संख्या ग्रेटर देन 1 है तो सुपरसोनिक विमान। मैक संख्या ग्रेटर देन 5 है तो हाइपरसोनिक विमान हो जाएगा। अब आइए जानते हैं ध्वनि का विवर्तन। तो जब ध्वनि तरंगे खिड़की और दरवाजों के किनारों से टकराती है तो उसे ध्वनि विवर्तन कहते हैं। वह तरंग जो अपने स्थान पर फैलती है, सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती है तो वो हो जाएगा स्थिर तरंग कहलाएगा। जिस तरंग में कंपन की तीव्रता अधिकतम कहां पर होती है? स्थिर तरंग। जिसने स्थिर तरंग में कंपन की तीव्रता अधिकतम कहां पर होती है? तो जहां एंटी नोड का निर्माण होता है, एंटी नोड का। कंपन की तीव्रता शून्य कहां पर होती है? जहां नोड का निर्माण होता है, नोड का निर्माण होता है। कौन सी तरंग अपने साथ ऊर्जा नहीं ले जा सकती है? कौन सी तरंग अपने साथ ऊर्जा नहीं ले जा सकती है? तो वह है स्थिर। नेक्स्ट है वह तरंग जो किसी माध्यम में अपने आयाम में परिवर्तन किए बिना एक ही दिशा में लगातार चलती रहती है, कहलाती है भ्रमणशील तरंग या प्रगतिशील तरंग। कौन सी तरंग जो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है? प्रगतिशील तरंग कहलाती है। प्रकाश और ध्वनि की ध्रुवन के बारे में जान लेते हैं। किसी तरंग को किसी खास दिशा में भेजना कहलाता क्या है? ध्रुवन। क्या कहलाता है? ध्रुवन। किसी तरंग का ध्रुवन संभव नहीं है तो अनुदैर्घ्य तरंग का, यानी ध्वनि तरंग का जो है उसका ध्रुवन संभव नहीं है। क्या है? ध्रुवन संभव नहीं है। ये VBI प्रश्न है। किस प्रकार की तरंगों का ध्रुवन संभव होता है? किस प्रकार की तरंगों का ध्रुवन संभव होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग का, यानी प्रकाश तरंगों का होता है। अब आइए इस पे बेस्ट कुछ MCQ देख लेते हैं। ध्वनि तरंगों के उत्पादन एवं प्रसार के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगों के उत्पादन एवं प्रसार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ध्वनिकी। क्या है? ध्वनिकी। यदि दिए गए वेग की ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दिए गए वेग की ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका आंसर हो जाएगा इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो कम हो जाएगी। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है वो 3.5 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य जो 0.1 मीटर है, तो 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो ध्वनि की गति जो है V बराबर जो होगा लैम्डा इंटू n हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना? 3.5 गुना 1000 और गुना हो जाएगा तरंग दैर्ध्य 0.1। ये जो है वो क्या है? तरंग दैर्ध्य है। क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तो आंसर हमारे पास जो हो जाएगा कितना? तो तीसरा पे हो जाएगा, ये होगा 350 मीटर पर सेकंड। और 700 मीटर दूरी तय करने में लगना समय जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 700 बटा 350 यानी 2 सेकंड। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B हो जाएगा। किसी दिए गए माध्यम में ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या है जिसकी आवृत्ति 120 हर्ट्ज और गति 420 मीटर पर सेकंड है? तो ध्वनि की गति V बराबर जो होता है n लैम्डा होता है। 420 बराबर क्या हो जाएगा? 420 बराबर जो है 820 गुना लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 420 बटा 820 यानी 0.512। आंसर जो हो जाएगा चौथा के D हो जाएगा। लंगर में खड़ी एक नाव लहरों में हिल जाती है जिसके क्रमागत शिखर 125 मीटर दूर है। गतिमान शिखरों की तरंग का वेग 25 मीटर पर सेकंड है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति जो है वो क्या होगा? तो ध्वनि की चाल V बराबर जो है वो लैम्डा इक्वल टू नोट n है, तो 25 इक्वल टू 125 गुना n, तो n बराबर 0.20 हर्ट्ज हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो A हो जाएगा, पचमा का A होगा। किसी धातु ब्लॉक में दृश्य दरार या छेद का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी गई अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके पता लगाया जाता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, संचरित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचक है। क्या है? संचरित तरंगों को पता लगाने के लिए संसूचक है। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति सीमा क्या है? अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति सीमा क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो 7 के D हो जाएगा,
20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। क्या है? 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में किस प्रकार की होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। चुंबक की उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? तो वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, MRI स्कैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? MRI स्कैन कहा जाता है। क्षार चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है। क्योंकि यह एक जो है वो लघु चुंबक होती है। किसके आपेक्ष? तो पृथ्वी के आपेक्ष। तो ये था आदित्य रंजन सर के बुक में दिया हुआ वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए।